चलिए बाबा, नेक्स्ट चार्ट का रिवीजन चालू करते हैं। इस चार्ट में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, वो रिवीजन के टाइम बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। टीसीएस का चार्ट एवरीवन, टीसीएस का चार्ट कर लेते हैं, सुन लीजिए। टीडीएस और टीसीएस का जो चैप्टर है, टीडीएस और टीसीएस का जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर में से एनी वन ऑफ देम से आप देखोगे, आप बी ग्रेडेड बोल सकते हो। और आप देखोगे दोनों चैप्टर में से एनी वन ऑफ देम 2 से 4 मार्क पूछ लेते हैं। तो आपको ये चैप्टर्स को, टीडीएस और टीसीएस दोनों को ही रिवाइज करके जाना है। हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करो, लेकिन 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से अच्छे से करके जाना। बी ग्रेडेड आप बोल सकते हो, कभी सी ग्रेडेड भी बोल सकते हो, लेकिन दोनों चैप्टर से आइदर ऑफ देम से सर 2 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या टीडीएस से पूछ लेते हैं या टीसीएस से पूछ लेते हैं। ठीक है सर, चलिए अब आ जाइए टीसीएस का रिवीजन करते हैं। सर एक क्विक लिंकिंग दीजिए। बेटा लिंकिंग सुन ले, हमने सीखना स्टार्ट किया था गुड्स और सर्विसेज से। गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो सर आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया बच्चों, एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड करेगा टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। ओके सर, एक बार जो आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो सर अब रेज करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड सर डिलीवरी चालान। उसके बाद सर आप मेंटेन करोगे अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और सामने वाले को गुड्स भेज दोगे विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। सर अब क्या होगा बेटा, अब आपका लायबिलिटी टू पे आ जाएगा, और लायबिलिटी आता है ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई। और सर एक बार लायबिलिटी आ गया तो अब आप यूज करोगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के साथ हमने पढ़ लिया था जॉब वर्क और आईएसडी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, एक बार जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने यूज कर लिया, उसके बाद बाकी अमाउंट का पेमेंट कर देते हो। अब इसी के साथ अटैच चैप्टर होते हैं कि सर आप जब पेमेंट करते हो तो आप टीडीएस और टीसीएस का जो क्रेडिट होता है उसे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट आपको ई कैश लेजर में मिलता है। और सर टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 51 होता है, टीसीएस अंडर सेक्शन नंबर 52 होता है। तो अब हम करने वाले हैं टीसीएस का चैप्टर। चलिए बाबा शुरू करते हैं टीसीएस। आ जाइए, टीसीएस के प्रोविजन इफेक्टिव हुए थे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। सर समझ लीजिए, यहां एक सप्लायर है, यहां फ्लिपकार्ट है और यहां बैठा है, समझ लीजिए ये कौन है, इसको किसको बनाए। सर समझ लीजिए ये है पूनम। सर पूनम कैसी हुई बेटा, इसको 2 चोटी पहना देते हैं, ये बन गई पूनम। ठीक है, अब चलिए, अब पूनम ने क्या किया, पूनम गई ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में, और सर फ्लिपकार्ट में समझ लीजिए ऑर्डर प्लेस किया और सर पेमेंट कर दिया। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा, फ्लिपकार्ट ऑर्डर को फर्दर प्रोसेस करने के लिए भेज देगा, मतलब फ्लिपकार्ट ऑर्डर को आगे भेज देगा एक सप्लायर के पास। अब सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर सामान को पैक करेगा और आपको भेज देगा। अब यहां क्या होगा, सप्लायर एक इनवॉइस रेज करेगा और इनवॉइस आपके पास आ जाएगा। सर अगर सप्लायर और आप विद इन द सेम स्टेट हैं, बेसिकली ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो सर सप्लायर सीजीएसटी जीएसटी चार्ज करेगा इनवॉइस में। अगर ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है तो सप्लायर आईजीएसटी चार्ज करेगा। तो सर समझ लीजिए 50,000 का सेल था, 5,000 रुपीज का जीएसटी था। आप क्या करोगे, आप फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर दोगे। अब फ्लिपकार्ट को गवर्नमेंट बोला कि बेटा ये जो सप्लायर्स है ना, ये नालायक कहीं चांदनी चौक चाइना कहीं बैठ के कोने से, मतलब चांदनी चौक टू चाइना बोल दिया, लेकिन इंडिया में कहीं भी कोने से बिजनेस कर लेते हैं, घर में बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं, हम इन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो तू एक काम कर, तू जब इनको पेमेंट करे तो तू टीसीएस काट लेना। सर आफ्टर 15 डेज जो रिटर्न पीरियड खत्म होता है, जब इधर से आपको पेमेंट आएगा तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, फ्लिपकार्ट अपना टीसीएस काट लेगा।
तो सर 50,000 रुपए पे 1% टीसीएस काटेगा। सर 1%? सुन बेटा सुन, अगर इनवॉइस पे आपने इंटरस्टेट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया था तो सर टीसीएस भी 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी किया जाएगा। लेकिन अगर आपने इनवॉइस में आईजीएसटी चार्ज किया था तो सर टीसीएस भी फ्लिपकार्ट 1% आईजीएसटी ही काटेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब जैसे ही टीसीएस काट लिया, रिमेनिंग अमाउंट जो टीसीएस होता है ये वैल्यू पे होता है, ये जीएसटी के ऊपर नहीं होता, जीएसटी के ऊपर टीसीएस नहीं काटा जाता। तो सर 55,000 से बेसिकली 50,000 रुपए के ऊपर जो 1% 500 रुपए है वो काट लिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, ऐ नालायक फ्लिपकार्ट, मेरा जो 500 रुपए है वो क्यों नहीं दिया? तो फ्लिपकार्ट बोलेगा मैं एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं, मेरे से अगर तू सप्लाई कर रहा है, मुझे गवर्नमेंट ने बोला है कि मुझे टीसीएस काटना है, तो अब मैं लूंगा टीसीएस कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन, जो एक अलग रजिस्ट्रेशन होता है, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। और मैं क्या करूंगा, जो 500 रुपए का टीसीएस काटा हुआ है वो एक पे कर दूंगा गवर्नमेंट को। अब बेटा आपने सेल किया और मैंने क्या किया, 500 रुपए गवर्नमेंट को दिया, तो गवर्नमेंट को तो इमीडिएटली गवर्नमेंट क्या करेगा, 500 डिवाइडेड बाय 1% करेगा और गवर्नमेंट को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ओ ये नालायक या क्या कर रहा है, सेल कर रहा है घर में बैठा बैठा और 50,000 रुपए का सेल हुआ है इसका फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो सर फ्लिपकार्ट टीसीएस गवर्नमेंट को पे करेगा, रिटर्न नहीं, इसको एक स्टेटमेंट बोलते हैं, मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 8 फाइल करेगा और सर बाय 10th फाइल करेगा। और जैसे ही फ्लिपकार्ट ये टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करेगा आपका जीएसटीएन नंबर के साथ, तो सर ये जो अमाउंट का टीसीएस है ये आपको दिखाया जाएगा आपके डैशबोर्ड में, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और आपके ई कैश लेजर में अमाउंट आ जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, फ्लिपकार्ट को तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज सर टीसीएस कलेक्टर, और बेटा अब तेरे को क्रेडिट कैसे मिलेगा, इसीलिए बोला गया है जो भी बंधु मतलब जो भी सप्लायर सेल करते हैं कहां से, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ई कॉमर्स काटेगा टीसीएस और आपको अगर क्रेडिट चाहिए तो आपको तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एंड हेंस बोल दिया सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेंगे। अब सर्विस प्रोवाइडर्स रोने लगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला सर्विस प्रोवाइडर को हम एग्जाम कर देते हैं अप टू 20 लाख और 10 लाख। लेकिन बेटा जब सर्विस प्रोवाइडर को 20 लाख और 10 लाख तक एग्जाम किया तो गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया कि अब ये जो सप्लायर है ये अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो इसको 20 लाख 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, प्लस टीसीएस कलेक्ट भी नहीं किया जाएगा बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलिए अब एक बात बताइए मुझे सर, ये जो फ्लिपकार्ट है ये सर जब टीसीएस काटेगा हर एक सप्लायर के लिए काटेगा। अब समझ लीजिए सप्लायर है यहाँ पे एक गोविंद, ये नालायक गोविंद, ठीक है, गोविंद एक सप्लायर है। ये कौन है सर? ये है गोविंद। ये गोविंद क्या करता है, एक महीना फ्लिपकार्ट के थ्रू समझ लीजिए इसने 10 लाख का सप्लाईज किया, 10 लाख से 8 लाख का सप्लाईज इसका रिटर्न आ गया, नालायक डुप्लीकेट सामान बेचता था वापस आ गया। तो सर अब जो 2 लाख रुपए का एक्चुअली नेट टैक्सेबल सप्लाईज है उसी के ऊपर फ्लिपकार्ट टीसीएस काटेगा। तो आपका हर एक महीना समझ लीजिए 10 लाख का सेल हुआ, 8 लाख का रिटर्न आ गया, तो 2 लाख रुपए का जो आपका नेट सेल था उसी पे टीसीएस काटा जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि सर जो टीसीएस होता है वो सेक्शन नंबर 95 वाली सप्लाईज के ऊपर नहीं किया जाता है। सेक्शन नंबर 95 वाली सप्लाईज के लिए या तो ई कॉमर्स लायबल होता है, हाउसकीपिंग और सर हाउसकीपिंग और बोल बेटा हाउसकीपिंग और अकोमोडेशन सर्विसेज के केस में अगर सप्लायर लायबल अंडर 21 होता है तो सप्लायर जीएसटी देता है। 95 वाली सप्लाईज के केस में सर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है सर। उसके बाद सर एक बात बताइए, सर इस सप्लायर ने इसको गुड्स बेचे और इसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स ऑपरेटर इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं था। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं था तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए ओएलएक्स है, मैंने आपको बाइक दिखाया, आपने पैसा दे दिया, ओएलएक्स ट्रांजैक्शन में पैसा कलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं था तो सर टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद लोगों ने पूछा सर ई कॉमर्स ऑपरेटर को कहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला सर क्योंकि उसके सप्लायर और बायर्स हर एक स्टेट में होंगे तो सर उसे रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट में लेना पड़ेगा। एक
इन्होंने बोला इन स्टेट और यूटी, in each state or UT as the obligation for collecting would be there for every intra और interstate supply। बेसिकली जहां जहां उसके सप्लायर और बायर्स हैं वहां उसे टीसीएस काटना पड़ेगा और टीसीएस देना पड़ेगा, टीसीएस का क्रेडिट देना पड़ेगा, तो वहां वहां वो रजिस्ट्रेशन ले लेगा। उसके बाद सर क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई नोटिस भेजा जा सकता है बाय द डिपार्टमेंट? हाँ, अगर डिपार्टमेंट चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू डेप्यूटी कमिश्नर क्या कर सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू डेप्यूटी कमिश्नर रिक्वायर कर सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को टू फर्निश डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ इफेक्टेड थ्रू इट। मतलब सर डेप्यूटी कमिश्नर इससे मांग सकता है कि तेरे थ्रू कौन कौन लोग सप्लाई किए, कितना कितना सप्लाई किए, सारा डिटेल्स मुझे चाहिए और इन्हें वो सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और सर पता है क्या होता है, फ्लिपकार्ट गोडाउन मेंटेन करता है जहां इन सप्लायर्स को बोलता है अरे नालायको, अगर आप, नालायक नहीं, सप्लायर को बोलता है कि चल अगर आप डिस्पैच करोगे तो टाइम लोगे तो आप एक काम कीजिए, हमारे गोडाउन में सामान रख लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सप्लायर फ्लिपकार्ट के गोडाउन में या अमेजॉन, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनके गोडाउन में गुड्स रखते हैं, तो सप्लायर को उनके गोडाउन को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि वहां सामान स्टॉक कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब फ्लिपकार्ट के गोडाउन में जो भी सामान है उसके लिए भी डिटेल्स डिपार्टमेंट मांग सकता है। बेसिकली डिटेल्स ऑफ द स्टॉक मेंटेन बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये नोटिस भेजा जा सकता है बाय द जीएसटी अथॉरिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू डेप्यूटी कमिश्नर, और ये डिटेल्स वो मांग सकते हैं। सर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ये सारा डिटेल्स नहीं दिया तो बेटा 15 दिन में दे देना, नहीं तो पेनल्टी लगा दिया जाएगा अप टू 25,000। उसके बाद लेफ्ट साइड आ जाइए। सर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जब जीएसटीआर फाइल करता है तो कोई गलती कर दिया तो बोला गया है रेक्टिफाई इन द स्टेटमेंट टू बी फर्निश फॉर द मंथ इन विच द एरर और ओमिशन इज नोटिस सब्जेक्ट टू 18%। जब भी गलती आपने नोटिस किया ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप रेक्टिफाई कर दीजिए, बट रेक्टिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू 18% इंटरेस्ट। लेकिन आप याद रखिएगा यहां एक अमेंडमेंट है जो इस चार्ट में मिस हो गई है। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन विल बी 30th नवंबर of the next financial year और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। बेटा ये करेक्शन कर ले, इधर क्या होगा 30th नवंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। यही ओनली एक लौता अमेंडमेंट है इस चैप्टर का, प्लीज मेक ए नोट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए 30th नवंबर तक रेक्टिफिकेशन कर सकता है और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये अगर नालायक निकला, कलेक्शन नहीं कर रहा है, सही से कलेक्शन नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला नॉन कलेक्शन मतलब आप ओमिशन कर रहे हो। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस नहीं काट रहा तो ई कॉमर्स को अट्रैक्ट करेगा पेनल्टी विच इज 10,000 और द टीसीएस बेसिकली जो डिफॉल्ट किया है, जो टीसीएस अमाउंट नहीं काटा है विच एवर इज हायर, ये लगेगा अंडर सीजीएसटी एक्ट, सेम अमाउंट अंडर जीएसटी एक्ट भी लगेगा। ठीक है सर। उसके बाद आता है लेफ्ट हैंड साइड कि सर टीसीएस प्रोविजन किन किन ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होते। गवर्नमेंट ने बोला जिन जिन ट्रांजैक्शन पे बेसिकली जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन है विच इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, समझ लीजिए लैंड ट्रांजैक्शन हुआ है 99acres.com के थ्रू, अरे बाबा लैंड पे तो जीएसटी नहीं है, एंड हेंस व्हेन द ट्रांजैक्शन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई तो उसमें जीएसटी उस पे when the transaction is out of scope तो सर उस ट्रांजेक्शन पे टीसीएस नहीं काटा जाएगा। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें रिसिपिएंट जीएसटी अंडर आरसीएम देने वाला है तो गवर्नमेंट ने बोला हमें जो ये सप्लायर है इससे कोई मतलब नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर आप टीसीएस मत काटना, क्योंकि टीसीएस जस्ट एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है जिससे गवर्नमेंट को पता चल जाता है ई कॉमर्स के थ्रू कौन कौन सप्लाई कर रहा है। गवर्नमेंट बोला जब रिसिपिएंट को टैक्स देना है सप्लायर जाए भाड़ में। ठीक है सर। उसके बाद ट्रांजैक्शन अगर नील रेटेड होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल है तो सर उसमें भी जब जीएसटी नहीं है तो टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मतलब जो एग्जाम सप्लाई ऑफ
जो सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं अप टू 20 लाख और 10 लाख, सप्लायर ऑफ सर्विस अप टू 20 लाख और 10 लाख, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से एग्जाम किया गया है। उस केस में टीसीएस भी नहीं काटा जाएगा। उसके बाद बोला गया है नो टीसीएस ऑन सर्विसेज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 95। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट का, बड़े अच्छे पॉइंट है। उसके बाद सर टीसीएस प्रोवाइडर, टीसीएस कलेक्टर कौन सा एनुअल रिटर्न फाइल करेगा? सर जीएसटीआर 9B बाई 31 ऑफ दिसंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फाइल करेगा। उसके बाद आता है मैचिंग मिसमैचिंग। सुनिए, अब फ्लिपकार्ट ने बोला अपने जीएसटीआर 8 में कि ये जो गोविंद नालायक है इसने मेरे थ्रू सेल किया 2 लाख। अब गोविंद तो नालायक है, उसने क्या किया, अपने जीएसटीआर 1 में सिर्फ 50,000 का सेल दिखाया, तो बाबा ये हो गया मिसमैच। और इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट बोलता है मैचिंग एंड मिसमैचिंग होगा, जहां सप्लायर का जीएसटीआर 1 में जो आप सेल दिखाओगे वो जीएसटीआर 8 के साथ कंपेयर किया जाएगा। और सर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिला वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा टू बोथ द पार्टीज, और उसको आपको रेक्टिफाई करना है बाय द सप्लायर और द ऑपरेटर इन द सेम मंथ ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया तो वेरी गुड है, अदरवाइज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर इन द सक्सीडिंग मंथ, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट 18% फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है बेटा। यू तो ये प्रोविजन है लॉ में, लेकिन ये प्रोविजंस अभी तक इफेक्टिव नहीं है। ऐसा कोई मैचिंग मिसमैचिंग नहीं होता है, ये इफेक्टिव ही नहीं है प्रोविजन। ठीक है, बस है इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकली। उसके बाद क्या पॉइंट है सर? उसके बाद राइट साइड मैंने टीडीएस और टीसीएस का डिफरेंसेस लिखा है। टीडीएस सेक्शन नंबर 51 में 2% होता है, 52 में 1% होता है। रेसिपिएंट डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है। टीडीएस रेसिपिएंट कौन होता है सर? ठीक है, बोलता हूं सर, टीसीएस ई कॉमर्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। टीडीएस ऑब्लिगेशन सिर्फ नोटिफाइड रिसिपिएंट पे आता है। सर टीडीएस प्रोविजन सिर्फ नोटिफाइड रिसिपिएंट के ऊपर आता है कि सर नोटिफाइड रिसिपिएंट कौन है? नोटिफाइड रिसिपिएंट होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सर गवर्नमेंटल अथॉरिटी, और जो लास्ट है नोटिफाइड कैटेगरी। ठीक है सर, उनके ऊपर लगता है। टीसीएस तो हर ई कॉमर्स के ऊपर लगेगा जो पेमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद टीडीएस इज ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ग्रेटर देन 2.5 लाख, सॉरी व्हेन द वैल्यू of supply basically under a contract is greater than 2.5 lakh। यहां सर TCS ई-कॉमर्स इज कलेक्ट, जब भी ई कॉमर्स कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहा है, 1 रुपया भी कलेक्ट कर रहा है, तो बेटा टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। यहां जीएसटीआर 7 लगता है, और सर टीसीएस में जीएसटीआर 8 जो स्टेटमेंट होता है वो लगाया जाता है। अब उसके बाद एक छोटा सा सर्कुलर आया, लोगों ने पूछा कि सर एक बात बताइए, ये जो टी बोर्ड होता है, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, यहाँ क्या होते हैं? यहाँ सप्लायर्स होते हैं जो अपना सप्लाई करते हैं, यहाँ ऑक्शनियर होता है जो ऑक्शन करता है। अब ये जो बायर्स होते हैं ये क्या करते हैं? टी बोर्ड आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो ये बायर जो पेमेंट करते हैं ये टी बोर्ड को करते हैं। बेटा ये जो ऑक्शन वगैरह होता है ये ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। और सर ये बायर्स क्या करते हैं? पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, और टी बोर्ड इनको पेमेंट करता है। और ऑक्शनियर का जो ब्रोकरेज होता है उसका पेमेंट भी ऑनलाइन होता है, और टी बोर्ड फिर ऑक्शनियर को पेमेंट करता है। अब क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि टी बोर्ड ऑनलाइन है मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया है, तो क्या टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला यस बाबा यस, जब भी ये पेमेंट करेंगे, चाहे वो पेमेंट ऑक्शनियर को जाए, चाहे वो पेमेंट सप्लायर को जाए, क्योंकि टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड वगैरह जो भी ऑनलाइन हो चुके हैं वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एंड हेंस TCS provision applicable होगा। TCS shall be collected by T board from seller on the net value of supply of goods, that is T, and from the auctioneer on the net value of supply of service, that is brokerage service। ये जो auctioneer है अपना brokerage लेगा, ये जो चाय बेच रहे हैं उसका पैसा लेंगे, तो T board जब पेमेंट करेगा तो T board अपना TCS काटते हुए पेमेंट कर देगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। यहां मैं क्लोज करूंगा अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ TCS। Congratulations people, done। बस इस चैप्टर में एक बात का ध्यान रखिएगा,
टीडीएस एंड टीसीएस का चैप्टर बच्चे बोलते हैं बहुत इजी है, लेकिन तीन चार क्वेश्चन दोनों चैप्टर से करके जाना। टीडीएस और टीसीएस से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, लिख के प्रैक्टिस नहीं किया है, तो एग्जाम में नालायक की तरह लिख के आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए प्लीज 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 2 से 3 क्वेश्चन टीडीएस और टीसीएस से करके जाना। बी या सी ग्रेडेड जो बोल लो आप, इसको 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, करके जाइएगा। क्लोज करेंगे अपना डिस्कशन ऑन टीसीएस।